जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी डाइट सी डाइट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है बाल विकास का। यह हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी मैंने यूपी डाइट सी डाइट को ही देखते हुए टॉप मैंने क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में अब तक पूछे जा चुके हैं उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और पिछली वीडियो को आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके विकास से संबंधित है? भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या फिर शारीरिक विकास से? कोहलबर्ग जो है वो नैतिक विकास से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण बताए हैं और उनमें से दो दो चरण को जोड़कर एक स्तर बनाया है, यानी टोटल 3 स्तर हैं नैतिक विकास के। पहला स्तर जो है वो पूर्व परंपरागत स्तर कहलाता है। इसकी जो आयु है वो 4 से 10 वर्ष है। इसमें नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इसलिए थोड़ा सा इसे डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट भी होते हैं। तो पहला स्तर कौन सा है? वो है पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें नैतिकता जो है वो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है और इसे ही सबसे निचला स्तर भी कहा गया है। तो पहला स्तर कौन सा है? पूर्व परंपरागत स्तर। और दूसरा स्तर जो है वो है पारंपरिक स्तर। इसकी जो आयु सीमा है वो है 10 से 13 वर्ष की। इसमें नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण होता है। और तीसरा जो स्तर है वो है उत्तर परंपरागत स्तर। इसकी जो आयु सीमा है वो है 13 से 16 वर्ष की। इसमें नैतिकता पर आंतरिक नियंत्रण रहता है। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर पर बाह्य नियंत्रण रहता है, पारंपरिक स्तर पर सामाजिक नियंत्रण रहता है और उत्तर परंपरागत स्तर पर आंतरिक नियंत्रण रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए हुए प्राप्तांक के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डैश कहते हैं। बहुलांक, मध्यमान, माध्यांक या मानक विचलन? तो दिए हुए प्राप्तांक समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुलांक। यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। बहुलक भी होता है, बहुलांक भी होता है, यानी बहुल का अंक। मध्यमान एक ऐसा स्थिर अंक है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। मध्यमान का जो सूत्र होता है वो होता है अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। अंकों के ठीक बीच में आने वाली संख्या जो है वो माध्यांक कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का एक नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम? सीखने के 3 नियमों को थॉर्नडाइक ने दिया। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो इनमें से तीनों नियम तो हैं, तत्परता का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है और अभ्यास का नियम भी है। बट तनाव का नियम सीखने का कोई नियम नहीं है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता? वर्ष 1953 में प्रोफेसर CM भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। इसके अंदर 5 प्रमुख बौद्धिक परीक्षण आते हैं। तो यानी इसका संबंध किससे है? यानी भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो बुद्धि मापन हेतु किया जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है क्या? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण? तो प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता कहलाती है वो कहलाती है विस्मृति, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। विस्मृति एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसमें याद की हुई बातें मस्तिष्क से गायब हो जाती हैं। TP नन के अनुसार ही सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। ये TP नन का कहना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी TP नन की परिभाषा है ये। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस ने, हॉल ने, होलिंगवर्थ ने या फ्रायड ने? तो सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे व्यक्तित्व विकास भी कहा जाता है। तो इसकी जो है 5 अवस्थाएं होती हैं। जो सबसे पहली अवस्था पूछी जाती है हर बार एग्जाम में, 5 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था जो होती है वो मुखावस्था होती है, मुखावस्था। ठीक है, मुखावस्था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत,
व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। एल्बर्ट बंडूरा जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। मनोसामाजिक सिद्धांत से एरिक्सन संबंधित है, मनोसामाजिक सिद्धांत से, ठीक है, एरिक्सन संबंधित है। संज्ञानात्मक सिद्धांत से कौन संबंधित है? आपको पता है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। देखो, अगर इसमें लगा दूं कि अधिगम का व्यवहारात्मक सिद्धांत, तो वो थॉर्नडाइक से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कौन सा? पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का या गैस्टोल्टवादियों का? क्षेत्र सिद्धांत गैस्टोल्टवादियों से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट ने, सिगमंड फ्रायड ने, पावलोव ने या फिर वॉटसन ने? विल्हेम वुंट ने, यानी डब्ल्यू वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था, यानी जो ऑप्शन है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। सिगमंड फ्रायड किससे संबंधित है? तो वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। और पिछला प्रश्न भी है, मैंने आपको बताया था कि मनोलैंगिक विकास से सिगमंड फ्रायड संबंधित है। और व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है जेबी वॉटसन। और पावलोव का कौन सा सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत से भी संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब मानव शरीर के एक भाग का दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व आंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक आंतरण या इनमें से कोई नहीं? तो जब मानव शरीर के एक भाग का दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। जैसे एक फुटबॉल खिलाड़ी है, वो लेफ्टी है बट वो राइट लेग से जो है किक करना सीख रहा है, तो उसे ही बोलेंगे द्विपार्श्विक अंतरण। अगर ऊर्ध्व अंतरण की बात करें तो देखो, मान लो साइकिल हमने चलाई, तो साइकिल चलाने का लाभ हमें बैलेंस, देखो हमने बैलेंस करना सीख लिया और उसे हम उससे अच्छी चीज़ यानी उससे बड़ी चीज़ यानी स्कूटर चलाने में सीख रहे हैं। स्कूटर चलाने का लाभ हमें गाड़ी चलाने में जो है फ़ायदा पहुंचा रहा है, या गाड़ी चलाने का लाभ हमें पानी का जहाज़ चलाने में फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बड़े की तरफ चलती जा रही है। तो यह ऊर्ध्व अंतरण है। और क्षैतिज आंतरण की बात की जाए तो क्षैतिज आंतरण में जैसे कक्षा 9 में कोई सीखी हुई गणित की कोई किताब है, उसी कक्षा में विज्ञान को सीखने में सहायक हो रही है वही किताब, उसी कक्षा में, ठीक है, दूसरी कक्षा में नहीं, बड़ी कक्षा में नहीं, उसी कक्षा में, यानी 9th क्लास की जो गणित की किताब है उसके जो क्वेश्चन है वो विज्ञान में भी थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो 9th क्लास की गणित का जो सीखा हुआ ज्ञान है उसी क्लास के विज्ञान को सीखने में सहायक होता है, तो वो क्षैतिज आंतरण कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव डैश कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव? तो वो संवेगिक तनाव जो है वो कुंठा कहलाएगा, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा 100% सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की, प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका की, मूल्यों का विकास की या फिर किशोरों का मनोविज्ञान की? हल ने जो है वो किशोरों का मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। हल ने अन्य सिद्धांत भी दिए हैं, जैसे प्रबलन का सिद्धांत, इसके अन्य नाम भी हैं जैसे सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के, यौन विकास के, संज्ञानात्मक विकास के या सामाजिक विकास के? तो पियाजे जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, यानी उनके इसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं बताई है। सबसे पहली जो है वो संवेदी पेशी अवस्था है, जिसकी 0 से 2 वर्ष की आयु होती है। उसके बाद पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसकी जो आयु सीमा है वो 2 से 7 वर्ष की होती है। ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम में आते हैं ये प्रश्न। जीन पियाजे से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी जो चारों अवस्थाएं हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र जो है वो 7 से 12 वर्ष है। और जो चौथी है वो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसकी 12 से 18 कह सकते हैं, 12 से 18 वर्ष है। भाषा विकास जो है वो चोम्स्की से संबंधित है, चोम्स्की जो है भाषा विकास से संबंधित है। और सामाजिक विकास वाइगोत्स्की से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना? यानी विस्मृति यानी भूलने को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो पाठ की पुनरावृत्ति करके, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है, यानी पाठ को बार बार उसे याद करके हम उस विस्मृति को कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गैस्टोल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेनटानो ने, मैक्स वर्थीमर ने, एडगर रूबिन ने या कार्ट लेविन ने?
गैस्टोल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला रखी थी वो जर्मन के मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्थीमर ने रखी थी, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। और कोहलर भी जो है वो गैस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रोध व भय प्रकार हैं किसके? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के? क्रोध एवं भय जो है वो है संवेग, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है, यानी संवेग के प्रकार हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, मूल प्रवृत्तियों की संख्या देखो, मैकडूगल जो है वो मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? 14 मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है, यानी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 से 3 बार एग्जाम में आ भी चुका है। बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने? तो मानसिक आयु का प्रत्यय जो दिया था वो बिने साइमन ने दिया था, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका फॉर्मूला आगे देखेंगे। ठीक है, संगणन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या फिर सृजनात्मकता से? संगणन सिद्धांत जो है वो स्मृति से संबंधित है, ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका प्रयोग करता है, यानी उपयोग करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष की है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 80, 100, 110 या 125? देखो, बुद्धि लब्धि निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु जो है वो है 10 वर्ष, ठीक है, बटे वास्तविक आयु कितनी है? वास्तविक यानी जो अभी की आयु है उसकी, वो है 8 वर्ष, और गुणा 100 कर दो। ठीक है, अब इसकी कट्टा पिट्टी कर दो, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 पंजे 10, 25 पंजे 125, तो 125 उसकी है बुद्धि लब्धि, यानी ऑप्शन जो है वो कौन सा? वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? फॉर्मूला याद रख लेना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना? जब कोई व्यक्ति किसी कौशल द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी दूसरी परिस्थिति के अनुसार करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। और स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक और शून्य। इस प्रश्न में पूर्व ज्ञान या अनुभव नए प्रकार के ज्ञान को सीखने में सहायता कर रहा है तो वह सकारात्मक स्थानांतरण है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि? बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्तित्व की सामान्य योग्यता के विकास की गति को बताती है। बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक जो माना जाता है वो माना जाता है सामान्य बुद्धि का, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। मानसिक आयु को प्रत्यय किसने दिया था? तो बिने साइमन ने दिया था। सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टर्मेन ने किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने या वुडवर्थ ने? देखो, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। कोहलर जो थे वो एक गैस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, मैंने बताया आपको पिछले प्रश्न में। इन्होंने प्रयोग जो किया था वो चिंपैंजी पर किया था। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो पावलोव ने दिया है, यानी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का जो सही है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? तो पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? वो किया था कुत्ते पर, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था, ये भी आपको पता है। देखो, वनमानुष पर यानी चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था? वो किया था, अभी बताया आपको, कोहलर ने किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन? देखो, अगर दूसरे बंदों को हम कॉपी कर रहे हैं तो उसका क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड क्रिस्टलाइज सिद्धांत? संज्ञान जो है वो गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। प्रतिदर्श सिद्धांत जो है वो थॉमसन का है, यानी ऑप्शन जो पहला है वो थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत है। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। और क्रिस्टल सिद्धांत जो है, क्रिस्टलाइज सिद्धांत, वो कैटल ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया, किसने किया? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने?
तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो किया स्किनर ने, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसने अपना प्रयोग किस पर किया? तो वो किया चूहे पर। तो यही प्रश्न यूपी टेट और सी टेट में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्नों से आपको हेल्प मिलेगी, कैसे प्रश्न जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए उस टॉपिक को बिल्कुल पक्का करें जिस जिस टॉपिक से एग्जाम में पेपर में प्रश्न आए हैं। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा, इसलिए नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।